इतना जूम रखेंगे चलेगा बेटा? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग इसमें रिडक्शन ऑफ ओर पे आ गए थे, राइट? ठीक है, क्योंकि यार इसके चक्कर में अभी हम लोगों की ऑर्गेनिक का थैंक यू प्रतिभा, ठीक है। तो उससे ये है कि इसे जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और डायग्राम बहुत ज्यादा है। कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं ना इसमें, कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही आए हुए हैं। ठीक है, तो बचे हुए जितने भी बच्चे हैं आप लोग बेटा इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप चाहो तो देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। और नहीं तो इसके बाद वाला चैप्टर चालू करेंगे, वहां से आपका स्टार्टिंग से रहेगा बिल्कुल नया नया, ठीक है। चलो भाई, इसके नोट्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना तुम लोगों को? अच्छा रुको, आई हैव बेटर आइडिया। इसे प्रॉपर तरीके से ओपन कर लेते हैं। बस 1 मिनट देना बेटा, ठीक है। अब बताओ, अब स्क्रीन विजिबल है बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली आपको? यस सर। ओके, हाँ, हम लोग जूम भी कर सकते हैं, जैसा आप बताना वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो कम कर देंगे, कम लगेगा तो ज्यादा, तो ठीक है। पीछे की चलो भाई, स्लाइड्स भी दिखा दो। हाँ बेटा, सर पीछे की स्लाइड्स भी दिखा दो। इससे पीछे की स्लाइड यही है बस, कि हमने ये बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो कंसंट्रेशन हम लोग पूरा अपना कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन की, देन हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग की, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या क्या देखना है, हमें कंसंट्रेशन तो हमारा हो ही चुका है, रिडक्शन हमें देखना है और हमें रिफाइनिंग देखना है, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और कोशिश करेंगे कि आज सर ये जितना हो गया था। ये हो गया था, वही मुझे पता ही यार हो गया था। अच्छा, रिडक्शन में हम लोगों को बेटा कई सारी चीजें देखनी है। देखो, रिडक्शन में पहला हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे रोस्टिंग, फिर देखेंगे कैल्सिनेशन, फिर देखेंगे स्मेल्टिंग। और हमने आपको ये पढ़ा भी दिया था, हमने बताया था कि रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ O2। अगर आप O2 की प्रेजेंस में हीट को मतलब ओर को सॉरी हीट करते हो तो क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम O2 को हीट करें इन अब्सेंस ऑफ, सॉरी क्या बोले यार, अगर किसी और को हम हीट करें इन एब्सेंस ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है अपने पास स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी और को हीट करें प्रेजेंस ऑफ एयर में, बट किसके लिए, सिर्फ मेटल ऑक्साइड के लिए, तो उसे हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये हम आपको लिखवा भी चुके हैं और आपको बता भी चुके थे, ठीक है। चलो इसके आगे आ जाओ। फिर हम लोगों ने हेडिंग डाली थी रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर हम लोगों ने ये इतना लिख भी लिया था, कर भी लिया था। बताओ यहाँ तक हम लोगों का हुआ था कि नहीं हुआ था? हमने आपको बताया था कि ZnO को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ZnO येलो में, और येलो वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ZnO व्हाइट में, येलो, यहाँ पे W, ठीक है। हाँ, इतना हम लोगों का हो गया था अश्मिता, ओके, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। तो हमने आपको कुछ रिएक्शन, अगर आपको ध्यान होगी, हमने आपको लिखने के लिए दी थी सेल्फ रिडक्शन की, ठीक है। बताओ, याद आया सबको? ये शायद करवा दी थी, यहीं पे करवा दी थी क्या हमने? बताओ बेटा। सर आपने एक करवा दी थी, 2 बजती थी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकना बेटा। अच्छा, तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? सर दिख रही है। एक सेकंड रुकना बेटा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, पहले तुम लोग दूसरी स्क्रीन देख रहे थे, अब बताओ अभी सही है सब, एकदम सही है, सेट है, बढ़िया दिख रहा है सबको? यस। चलो, तो हम यही बोल रहे थे कि सेल्फ रिडक्शन में हमने आपको कुछ रिएक्शंस दी थी, ठीक है, और ये हमने कुछ करवा भी दी थी, और नहीं तो आप एक बार देख लो, ठीक है। अगर आप Cu2S की रिएक्शन O2 से कराते हो तो आपके पास Cu2O बनेगा, SO2 बनेगा। अगर हमने तुम्हें बताया था कि क्या होता है कि कभी भी आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्टेंट कभी भी ऐसे नहीं यूज होता है कि हमने एक बार रिएक्शन कराया खत्म हो गया, तो Cu2S क्या होगा, अभी भी प्रेजेंट होगा। उसके अगर फिर से हम रिएक्शन कराएंगे क्या मिलेगा, हमें Cu मिल जाएगा, जिसे हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते थे, याद आया? ब्लिस्टर कॉपर, हमने क्या बोला था, कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। मतलब ब्लिस्टर कॉपर क्या है, एक इम्प्योर कॉपर है, उस कॉपर के अंदर SO2 की क्या है, वेपर्स हैं, तो इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर का मतलब ऐसा कॉपर जो इम्प्योर है, जिसके अंदर SO2 गैस प्रेजेंट होती है उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है।
फिर ऐसे कुछ रिएक्शन और देखी थी रिडक्शन के लिए, हमने कहा था HGS का रिडक्शन करा दो तो HGO बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। अगेन फिर से रिएक्शन कराएंगे जब H2S से तो क्या होगा, Hg आपका मिल जाएगा, और इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर मरकरी बोलेंगे, ब्लिस्टर लेड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर SO2 जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फिर आ जाओ कैल्सिनेशन पे। ठीक है, तो कहां तक नोट करा था पहले मुझे ये बताओ, क्या ये नोट कर रखा था बेटा, ये वाला नोट कर रखा था आप लोगों ने? Yes, sir. तो अगर ये वाला नोट नहीं करा जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था, ये रिएक्शन हमने आपको होमवर्क में दी थी तो हम करी नहीं है, इसका मतलब। Yes, sir. एक सेकंड रुकना बेटा बस। बेटा बस एक मिनट दे देना मुझे, ठीक है, बस एक सेकंड रुक जाओ। आवाज आ रही है? चलो, तो इतना तुम लोगों ने नोट कर लिया, ये हमने तुम्हें होमवर्क में दिया था। अब जो हम बताएंगे उससे पहले समझना फिर नोट करना, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की जरूरत है नहीं। देखो भैया, अब हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की। ठीक है, तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अगर हम एयर के अब्सेंस में किसी भी ओर को हीट करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे। और देखो यार, अब्सेंस ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ, अगर एक बार बताओ, हमने तो पिछली बार बताया, फिर से याद दिलाते हैं। मान लो इंडक्शन पे कोई आप चीज बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडक्शन है, इंडक्शन जानते हो सब लोग। चलो इसे 3D बनाते हैं थोड़ा सा बढ़िया एकदम। ठीक है, अब इंडक्शन पे अगर आप कोई चीज बनाते हो बेटा, तो बताओ इंडक्शन पे क्या हमें एयर की जरूरत है क्या? अगर हम इंडक्शन के ऊपर रख के कुछ भी चीज गर्म करते हैं तो क्या हमें एयर की जरूरत पड़ेगी, बताओ? नहीं पड़ेगी। No, अगर हम sir. गैस का अगर हम यूज कर लें तो गैस बिना एयर के जल जाएगी क्या? No, sir. तो इन अब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ का मतलब पता है ना, कि अब्सेंस का मतलब क्या, प्रेजेंस का मतलब क्या है। ठीक है, चलो, तो बस ये लिखो जल्दी से, कैल्सिनेशन हेडिंग डालो, उसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। और जनरली क्या करते हैं हम लोग कैल्सिनेशन में, हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट उठाते हैं किसके, मेटल कार्बोनेट्स के, जैसे कि MgCO3, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्ट होते हैं किसके, मेटल कार्बोनेट के, उन्हें हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, बस, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, मैग्नीशियम के कार्बोनेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड में, सोडियम के कार्बोनेट को सोडियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, कैल्सिनेशन का मेन काम ही क्या है, ये कि हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं मेटल कार्बोनेट के, उन्हें कन्वर्ट करते हैं टू द मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, इट इज कैरीड आउट इन द रिवर बोटरी फर्नेस, मतलब ये फर्नेस का नाम है। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है वोलाटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड। वोलाटाइल का मतलब बेटा क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब विच कैन इवापोरेट इजिली। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें और हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड और लिक्विड में जल्दी इवापोरेट कौन हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड आर वोलाटाइल और सॉलिड हमारे वोलाटाइल नहीं होते, सॉलिड हमारे नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो जल्दी से। फिर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, हीट कर सकते हैं, और ये कार्बोनेट को कन्वर्ट किस में करा, तो मेटल की ऑक्साइड में। ये तो लिखा हुआ है कि जो मेटल कार्बोनेट है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल के ऑक्साइड में। जल्दी से इतना लिखो यार, ये थ्योरी वाला चैप्टर है और हम इसे ज्यादा पढ़ाना चाह नहीं रहे, तो हम सोचे जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए, सो दैट हम लोग अपने थोड़े कायदे वाले चैप्टर पे आ जाए। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करिए बेटा। Done, sir. ठीक है, सब लोग कर लो बेटा।
चाहो तो आज का वर्क रफ पे कर लो थोड़ा जल्दी जल्दी, तो हम लोग इसे बाद में आप बैठ के फेयर कर लेना, ठीक है? डन सर। डन सर। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर ले। सब लोग कर, सबका हो गया ना? यस ठीक है, डन सर। ठीक है। अब देखो इसके कई सारे और एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक तो एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि कैल्शियम का, बस तुम इतना ध्यान रखो, कार्बोनेट को कन्वर्ट करना किसमें, मेटल ऑक्साइड में, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब ये तो है ही कि हम एयर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है? बट साथ ही में हम क्या करेंगे, सॉरी एयर की एब्सेंस में, सॉरी एयर की एब्सेंस में, ठीक है? बट साथ ही में ध्यान रखना सबको नहीं करेंगे, जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में, बस इतना याद रखो। तो ये वाली बेटा जो रिएक्शन है इन्हें भी फटाफट जल्दी से लिख डालो। कौन कौन सी? एक तो जिंक कार्बोनेट को, आयरन कार्बोनेट को, लेड का कार्बोनेट, फिर L2O3, इसका हम लोग ऑक्साइड उठा लेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे एल्यूमिनियम में। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोलोनाइट बोलते हैं, ठीक है? मतलब CaCO3 और MgCO3 का जो मिक्सचर होता है, ठीक है? ये रिएक्शंस कुछ और लिख लो जल्दी फटाफट, ठीक है? ये नाम इसका डोलोनाइट है, ठीक है? पहले इतना लिख लो रिएक्शंस, फिर नाम लिखना। कौन सी क्लास चल रही थी तुम्हारी? बायो सर बायो। अच्छा, ठीक है। सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हमें सर। आश्चर्य है कि इतने बच्चे हैं 76, और उसके बाद भी तुम लोग इतना शांत कैसे हो? एक हमारे हमें मतलब एकदम जमूरा बैच मिला है, उसमें 50 के आसपास बच्चे हैं, इतना शोर शराबा करते हैं कि भैया पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग कितने सीधे हो, कहाँ से आए हो तुम लोग, कहाँ से मतलब प्रकट हुए हो इस धरती पर? हैं, डन क्या कह सर। रहे हो? हो गया, सबका हो गया बेटा? डन सर। देखो जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना, ठीक है? बट हम ये चाह रहे हैं कि आज का वर्क रफ पे कर लो, सो दैट थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश कर लें, क्योंकि हम इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ाना चाह नहीं रहे, ठीक है? हो गया डन सर। बेटा, इसका नाम भी लिख लो जल्दी से, ठीक है? जतिन कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत बोलते हैं दीक्षा, बहुत ज्यादा बोलते हैं। शिवानी, लिटरली हम भी चाहते हैं कि हम आपकी क्लास लें, बट क्या ही बोल। सो प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, आकाश ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रीवियस स्लाइड ये वाली बेटा, देख लो एक बार, छोटा कर दें इसे थोड़ा सा। डन सर। हो गया ना? ठीक है, ये वाला सबका हो गया। चलो लास्ट में नेक्स्ट चैप्टर हरजीत बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक, तुम लोगों ने DNF नहीं पढ़ा ना बेटा? क्या DNF पढ़ा है? नो सर। तो DNF पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद DNF पढ़ेंगे, क्योंकि DNF के बाद तुम्हें कोऑर्डिनेशन कराना है, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन से अच्छा मेरे को लगता ही नहीं, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और DNF भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है? क्वेश्चन भी करवाएंगे बेटा, चलो ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ ये तो बात सही है प्रतिभा, अब आ जाओ, इधर आ जाओ, बातें नहीं, इधर आ जाओ। अब देखो स्मेल्टिंग को देख लेते हैं। देखो रिडक्शन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा क्या, रोस्टिंग, एक पढ़ा कैल्सिनेशन, तीसरा स्मेल्टिंग, ठीक है? तो स्मेल्टिंग को बेटा पहले तो समझ लो है क्या। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज स्मेल्टिंग। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है कि अगर आप मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। जल्दी से लिख लो कौन कौन से करते हैं और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, वो लिखा हुआ है। एक तो कार्बन, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। ये कोबाल्ट लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है? और ये एग्जांपल लिख लो, जब हमारा जिंक ऑक्साइड है, कार्बन सिलेक्शन कराई तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है? और Zn मेटल तुम्हारा अकेला हो गया, क्योंकि Zn का एक्सट्रैक्शन करना है तो मिल गया Zn। ऐसे हम लोगों ने क्या करा, SnO2 उठा लिया, उसकी कार्बन सिलेक्शन कराई तो क्या हुआ, अपने को टिन मिल गया और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अगर तुम यहाँ पे और ज्यादा O2 दोगे तो CO जो है कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। मतलब अभी CO क्या है हमारे लिए, हार्मफुल गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे लिए कैसी खतरनाक गैस है, लेकिन अगर तुम्हें O2 की ट्रेस दे दो तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो CO2 में। बात खत्म, जल्दी से नोट करो बेटा इतना। इसे टिन स्टोन बोलते हैं, ध्यान रखना SnO2 को। अच्छा तुम लोगों ने 10th क्लास में एक पढ़ा होगा प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, पढ़ा है? यस सर। यस सर। ये वाला ऐसे कुछ डायग्राम तुमने पढ़ा होगा शायद। और तो हम तो बताते हैं इस प्रिज्म को एक्चुअली बेटा निकोल प्रिज्म बोलते हैं। ये प्रिज्म जो होता है यस तुम्हारा सर। वो निकोल प्रिज्म होता है। और निकोल प्रिज्म और कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स ही होते हैं, ठीक है? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी के क्रिस्टल को निकोल प्रिज्म बोलते हैं। तो निकोल प्रिज्म बोल लो, चाहे ये वाला डायग्राम देख लो, एक ही चीज है ये, ठीक?
ओके चलो ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मुझे बताना तो मैंने बता दिया। इतना हो गया क्या बेटा सबका? Yes. ये सर डन। कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, बस हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी से समेट दे, क्योंकि भैया बहुत थ्योरी हो रही है, और एक तो तुम्हारी क्लास है तो रेगुलर लगे तो 2 3 4 क्लास में खत्म कर दें इसे, ऐसा लग रहा है 2 3 महीने से पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी वीक में एक क्लास होती है, 1 महीने से यही चैप्टर चले जा रहा है। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। स्मेल्टिंग दीक्षा मतलब स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी मेटल का ऑक्साइड उठाया, फॉर एग्जांपल ZnO, और आपने क्या करा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया और उसे आपने एयर की प्रेजेंस में हीट करा दिया, मतलब आपने उसे हीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इस मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट हो जाना, मतलब यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेंगे और Zn अकेला बच जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हमें मतलब ही नहीं, हमें तो मेटल चाहिए था ना, हम तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से मेटल मिल गया। तो मेटल ऑक्साइड का ये क्या, जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में कन्वर्ट होना, मतलब मेटल ऑक्साइड का कन्वर्ट होना मेटल में, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसी को स्मेल्टिंग बोलते हैं। खत्म। दीक्षा देखो समझ में आया बेटा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल पूछ लिया करो बेटा, अगर किसी बच्चे को ना आए तो इंडिपेंडेंटली पूछो, तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए कि यार यार उस बच्चे ने नहीं पूछा तो हम क्यों पूछे। ठीक है, बिल्कुल पूछो। चलो अब उसके बाद आ जाओ अगले वाले पे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा है, उन्हें आपको लिख लेना। क्या कह रहा है, स्मेल्टिंग यूजिंग एल, एल्युमिनियम को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके स्मेल्टिंग करा के देखेंगे। हाँ वही वही हम बोल रहे हैं ना प्रतिभा। अब देखो वैसे हम लोगों ने अभी 3 ही लेक्चर लिए हैं, ठीक है, बट 3 लेक्चर 1 महीने में जाके हो पाए हैं, 1 महीना होने ही वाला है, क्योंकि हमारे एक वीक में एक ही क्लास लगती है, तो इसीलिए हम इसे चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी करें। इसे देखो बेटा, अगर हम क्या करेंगे, हम स्मेल्टिंग करेंगे, बट किसका यूज करके, एल्युमिनियम का, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसे हम लोग गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो टर्मरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान रखो, हम लोग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे किस, कौन से मेटल का यूज करके, एल्यूमिनियम का, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, सॉरी टर्मरिक बोलते हैं मैंने, थर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसका रिडक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, उसके हमें मिलता है क्या, हमें मेटल मिल जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं, बट कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस बोलते हैं। क्या हम मेटल के ऑक्साइड को क्या करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किसका यूज करेंगे, रिडक्शन के लिए यूज क्या करेंगे, एल्यूमिनियम यूज करेंगे। फिर से सुनो, जनरली क्या होता है, जनरली यही होता है कि जो मेटल का ऑक्साइड है उसे आप मेटल में कन्वर्ट कर दो, किसका यूज करके, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर तुमने इस रिड्यूसिंग एजेंट की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस बोलोगे। क्या ये इतनी बात टफ है क्या, समझ में आया कि नहीं आया? सर रिपीट कर दो प्लीज। फिर से सुनो एक बार, हम बोल रहे हैं कि स्मेल्टिंग का मतलब क्या है, स्मेल्टिंग का मतलब है कि अपने पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, हम अगर इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दें, मतलब हमने क्या, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन ले लिया और इसे हम हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाएगी। हम तुमसे बोल रहे हैं ये जो तुमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, अगर तुम इसी रिएक्शन में, इसी स्मेल्टिंग यही तो होती है, इसी रिएक्शन में अगर आप इस कार्बन को रिप्लेस कर दो एल्यूमिनियम से, तो वो जो रिएक्शन होगी उसी को हम लोग गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। बस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम कार्बन की जगह एल्यूमिनियम ले लें, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। तो बस वही है, देख लो फटाफट रिएक्शंस। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम रिएक्शन Cr2O7 के ऑक्साइड के साथ कराए, Cr2O7 क्या, क्रोमियम का ऑक्साइड है, तो क्या करेगा, एल्यूमिना में कन्वर्ट कर देगा, मतलब Al क्या करेगा, इसके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके खुद क्या बनेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा और Cr को एज अ मेटल तुम्हें दे देगा, तुम्हें Cr ही तो चाहिए, तुम्हें Cr ही तो चाहिए है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, मतलब हम लोग जनरली जो कार्बन, अभी देखो पीछे जाओ थोड़ा सा फिर तुम्हें समझाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था कि कार्बन, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम, इन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो अगर आपने कार्बन और कोबाल्ट लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट की जगह कार्बन कोबाल्ट में से एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसी प्रोसेस को आप गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, बस तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले किससे करा देंगे, किसी भी मेटल के ऑक्साइड से कराएंगे, उसे हीट करेंगे और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देंगे, और क्रोमियम तुम्हारा एज अ मेटल आपको मिल जाएगा। अगर कोई पूछे एल्यूमिनियम किस फॉर्म में रहता है, तो एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में रहेगा, कन्वर्ट होगा, देखो ना, 0 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो 0 से +3 मतलब क्या कर रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। कोई भी एलिमेंट अगर खुद का ऑक्सीडेशन करे तो दूसरे क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये क्या है, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना, ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पहले भी तुम लोगों को बताया था, फिर से बताते हैं, अगर कोई भी मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट अपना रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर कोई भी एलिमेंट अपना रिडक्शन कर रहा है तो वो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम क्या है, एक आपका यहाँ पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 0 से +3 में जा रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया 0 से +3 कैसे आता, तो समझ लो बेटा, अगर कोई भी मेटल अपनी नेटिव फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी फॉर्म में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। अब 0 से किस में जा रहा है, +3। कैसे पता, यहाँ पे निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो, जिसकी निकालनी उसे x मान लो। कितने कितने एल्यूमिनियम है, 2, प्लस ऑक्सीजन बेटा कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। कितने ऑक्सीजन है, 3 है। इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर को क्या चार्ज है, नहीं है, तो 0। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6/2 यानी कि 3 आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, यानी कि अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और कोई भी एलिमेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन करता है तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्लियर है इतना? इतना नोट कर लो Yes, जल्दी। sir. तो इतना नोट कर लो फटाफट। सर आपने लास्ट एग्जांपल में डेल्टा एच लिखा है। डेल्टा एच लिखा है निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा वी लिखा है पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे डेल्टा वी निगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव। ठीक है, ओके सर। Done, sir. नहीं 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 नहीं, सही कह रहा बच्चा, ये डेल्टा वी क्यों लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा है, डेल्टा एच ही है बेटा ये। ठीक है, ये भी डेल्टा एच है, सही करो इसे। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर, डन। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो, सबसे आखिरी पार्ट रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। रिफाइनिंग के अंदर देखो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। एक तो लिक्वेशन पढ़ना है, फिर हम लोग को डिस्टिलेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़नी है, जोन रिफाइनिंग पढ़नी है, और क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। एक एक करके हम क्या करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। और रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग का मतलब है कि तुमने सारी चीजें कर ली। सबसे पहले तुम्हारे पास देखो, जमीन के अंदर हमारे पास एक रॉक था, पत्थर था। अब इस पत्थर के अंदर मान लो कोई भी मेटल है, इस पत्थर के अंदर मेटल था, तो सबसे पहला काम क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब हमने क्या करा, इस पत्थर को पीस दिया, इस पत्थर को छोटे छोटे एकदम पार्टिकल में पीस दिया। फिर उसके बाद क्या करा, इसे धुला, धुल के थोड़ा साफ करा। धुलाई करने के बाद क्या करा, इसके अंदर जो मोटी मोटी इंप्योरिटीज है, जैसे गंदगी है, मिट्टी है, ये सब चीजें, डस्ट वगैरह, उसे ऐसे ही हटा दे धुल धुल धुला के। उसके बाद क्या करा, फिर उसे क्या करा, मेटल को अलग निकाल लिया। फिर तुमने उसका रिडक्शन कर लिया, मतलब मेटल जो तुम्हें मिला उसके अंदर क्या था, थोड़े ऑक्साइड थे, थोड़े सुपर ऑक्साइड थे। हमने क्या करा, उसका ऑक्सीजन से या फिर सॉरी उसका रिडक्शन कराया, और उसे क्या करा, प्योर मेटल में ले आए। लेकिन जो तुम्हें प्योर मेटल मिला, जैसे अभी पीछे वाला देखो रिएक्शन, जो तुम्हें यहाँ पे जैसे Zn मिल रहा है या क्रोमियम मिला, जैसे यहाँ पे क्रोमियम मिल गया, लेकिन इस क्रोमियम के अंदर भी बेटा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। उस कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी को हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन से, सॉरी रिफाइनिंग से क्या करेंगे, हटा देंगे। रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जो किसी भी मेटल को बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आता है, समझे? अब जो तुम्हें मेटल Purification. मिलेगा, प्योरिफिकेशन, मतलब अब तुम्हें जो मिलेगा बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगी किसी भी मेटल की। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, क्रूड मेटल को कन्वर्ट करना प्योर मेटल में। क्रूड मेटल का मतलब जो तुम्हें मेटल मिला है उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ क्या है, इंप्योरिटीज हैं, उस इंप्योरिटी को बिल्कुल बिल्कुल प्योर मेटल में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। नोट करो, और इसके जितने पार्ट है वो नोट करो, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इसके अंदर। सर हाँ बेटा, सर फर्स्ट स्लाइड करना एक बार। सर मेरा नेट नहीं चल रहा था इसलिए सर मैंने देखा कोई नहीं। बात नहीं, ये वाला बेटा, ये वाला। जो सर जो आपने स्टार्टिंग में कराया था, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी उसका। ओके ओके ओके, रुको रुको। स्टार्टिंग में तो आई थिंक यहाँ से कराया था आज हम लोगों ने ना। बाकी बेटा, बाकी लोग बता दो, एक बार यहीं से कराया था हम लोगों ने। Yes, sir. हाँ तो बेटा ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ले लिया। सर ठीक है सेकंड वाली। हाँ ठीक है, हम करते हैं। इसके बाद ये वाला था, रुको इसमें छोटा कर दें थोड़ा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, हो गया। सर ले लिया। एंड देन ये था, ठीक है, आगे बढ़े। देन ये वाला था, ठीक। और उसके बाद बेटा ये वाला था, स्मेल्टिंग। इसे हम लोग गोल्ड इसमें, ये हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ना। हो गया बेटा? थैंक यू सर। हाँ, और उसके बाद अब ये वाला जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बचा अपने पास रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। क्या इतना बेटा सबने नोट कर लिया? Yes, sir. इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट जल्दी से नोट कर लो। अगर कहीं पे कोई लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। पहला लिखा हुआ है लिक्वेशन, दूसरा लिखा है डिस्टिलेशन, तीसरा लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, चौथा लिखा है जोन रिफाइनिंग, पांचवा वेपर फेज, और छठा है क्रोमेटोग्राफी। अगर इतना हो जाए एक बार तो बता देना जल्दी से बेटा।
आकाश नोट्स बना रहा बेटा? डन सर। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। अब हम लोगों के पास हमें चाहिए लेक्चर नंबर 4। देखो बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। सर तुम पहली हेडिंग क्या दिख रही है, पढ़ के बताओ। लिक्वेशन। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन। तो तुम लोगों ने आई होप पिछले इससे पहले वाला जो रिफाइनिंग वाला था वो तुमने नोट कर लिया, कर लिया है? यस यस सर। सर। और उसके अंदर पहली जो हेडिंग थी वो बेटा क्या थी? लिक्वेशन। ठीक है, तो लिक्वेशन में तुम्हें करना क्या है वो हम लोग एक तरफ से जरा देखते हैं। देखो भाई, लिक्वेशन का मतलब क्या हुआ है? सबसे पहले देखो, दो डायग्राम बने, तुम्हें जो सही लगे वो बना लेना। एक हमने ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ कर रखा और एक तुम्हारा प्रॉपर 3D में बना हुआ है। कि करना क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पहली बात तो कह रहा है लिक्वेशन इज कैरीड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस। ये फर्नेस का नाम है जो ये बनी हुई है, इसी को बोलते हैं। और किसके लिए कराता है? यूज फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें हम लोग इम्प्योर मेटल को बेटा ऊपर से ऐसे यहाँ से डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसके अंदर हम क्या करेंगे? इम्प्योर मेटल को डालेंगे। अब हम लोग कौन से मेटल यूज करेंगे? जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। अब मेरी बात सुनो, अपने पास ये कोई ऐसे ओर है, ठीक है, और इस ओर के अंदर क्या है? थोड़ी सी इम्प्योरिटी भी है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी है। मान लो हमने क्या करा, ऐसा ओर उठाई है जिसमें मेटल का जो तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? कम होगा। मतलब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जो इसमें इम्प्योरिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसे मेल्ट करना स्टार्ट करोगे, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी लिख लेना MP। ठीक है, अगर तुम इसे मेल्ट करना चालू करोगे तो जो मेटल है वो पहले ऐसे मेल्ट होकर ऐसे गिरने लगेगा। ऐसे स्लोप टाइप का हमने बना रखा है। तो अगर यहाँ पे हमने ऐसे और वो फैला दी, ठीक है, और हम यहाँ से इसे हीट करके ऐसे मेल्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, सोच के देखो, अगर मान लो 100 डिग्री है पूरी ओर का जो है मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। हम अगर इसे हीट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मेटल का कम होना चाहिए, मतलब मान लो मेटल का 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर होगा मेटल तो तुम्हारा मेल्ट होने लगेगा ना। और मेटल क्या करेगा? इसके ऊपर मेल्ट होकर ऐसे पिघल के यहाँ पे नीचे ऐसे गिरना चालू करेगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा? इसमें आके ऐसे मेटल जो है पूरा भरने लगेगा। क्योंकि इसके अंदर जो तुमने बेटा और यूज करी है, बची हुई जो इम्प्योरिटी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। तो अगर टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस करोगे या फिर उससे ज्यादा करोगे तब भी वो क्या होगा? मेल्ट नहीं होगा। तो वो क्या रहेगा? वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो आपका मेल्ट मतलब जो मेटल है वो मेल्ट होकर क्या होगा? यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा और तुम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। इसी चीज को बेटा बोलते हैं लिक्वेशन। मतलब कहने का जो तुमने फाइनल मेटल निकाला है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी है, तो वो तो मेटल के अंदर है ना। अब मेटल के अंदर से किसी चीज को हम कैसे निकालेंगे? तो हम ये कर लेंगे कि जो इंप्योरिटी है हम ऐसा मेटल जनरली उठाएंगे, लिक्वेशन उन टाइप की ओर के लिए करते हैं जिनमें क्या हो कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो। कम मेल्टिंग पॉइंट है तो जैसे आप उसे हीट करोगे, जैसे हमने यहाँ से क्या करा? हीट करना चालू करा। इसे अलग कर लेता हूँ। देखो हमने बस क्या करा, यहाँ से इसे बेटा हीट करना ऐसे चालू करा। ठीक, हीट करना चालू करा और हमने यहाँ से ओर डाली। अब ओर में क्या है? ओर के अंदर इंप्योरिटी भी है, मेटल भी है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो मेटल पहले से ऐसे पिघलने लगेगा और पिघल के क्या होगा? यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा। अब क्योंकि जो यहाँ पे बची हुई ओर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसे तुम इतना टेम्परेचर दे ही नहीं रहे हम कि वो मेल्ट हो, तो वो यहीं पे कलेक्ट रहेगा। उसे हटा देंगे और मेटल मेटल हमारा इसमें कलेक्ट हो जाएगा, उसे हम निकाल देंगे। इस चीज को बोलते हैं लिक्वेशन। बताओ इतनी बात समझ में आई? लिक्वेशन क्या होता है? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है, बस तुम्हें एक बार दिमाग में आ जाए ना, तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और कौन, बस तुम्हें एग्जांपल जरूर बेटा याद करने पड़ेंगे कि भैया देखो एग्जांपल में कौन कौन से मेटल हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम टिन यूज करते हैं, लेड यूज करते हैं, बिस्मथ यूज करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम चाहो तो ये वाला बना लो, चाहो तो ये वाला बना लो। ये ज्यादा आसान है। ऐसे दीवारें बनाओ, यहाँ पे बर्नर लगाओ, बर्नर से मतलब ऐसे दिखा दो ये हीट कर रहे हैं और यहाँ से इम्प्योर मेटल डाल रहे हैं। इम्प्योर मेटल लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट बिहाइंड क्या लिखा हुआ है मतलब छूट जाता है पीछे, और जो प्योर मेटल है वो ऐसे पिघलता हुआ बहता हुआ आता है और इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। जो डायग्राम आसान लगे उसे बना लो, जो अच्छा दिख रहा है उस पर मत जाओ। और इतनी बात है, ये 2 पॉइंट बेटा यहाँ पे नोट अच्छा कर लिया। यस सर। यस यस सर। किसी का रह तो नहीं गया? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्वेशन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लिख लो एक बार। प्रोसीजर इसका लिख लो। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे? क्रूड मेटल को हीट करेंगे ओवर द स्लोपिंग हर्थ। हर्थ का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो स्लोपिंग हर्थ का मतलब जो स्लोप बना हुआ है इस तरीके का, उस पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे करके ओर को, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, ऐसे करके स्लोप बना है, उस पर यहाँ पे मेटल को डालेंगे और ऐसे क्या करेंगे? उसे हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ऐसे पिघल के वो ऐसे नीचे आने लगेगा और जो इम्प्योरिटी पीछे छूट जाएगी। तो वही लगा हुआ है, क्या लिखा है? हर्थ मीन्स फ्लोर ऑफ फर्नेस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि फ्यूज्ड मेटल फ्लो डाउन लीविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, मतलब जो इम्प्योरिटीज उन्हें पीछे छोड़ देगा, अपने आप ऐसे बहता हुआ तैरता हुआ आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इम्प्योरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल दस रिमेन ऑन द स्लोप, मतलब जो इम्प्योरिटीज वो पीछे रह जाएंगी और मेटल जो है वो जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जल्दी से प्रोसीजर जाके नोट कर लो बेटा, प्रोसीजर डाल के इतना नोट कर लो फटाफट। डन जैसे सर। ठीक है, नो सर। हाँ आप कर लो बेटा, हम रुके हुए हैं थोड़ा सा, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, ठीक है, सर प्रीवियस स्लाइड दो तो 2 मिनट। अच्छा इससे पहले वाली ये वाली, यस सर। ठीक है देख लो बेटा। हो गया बेटा? यस सर। सर नेक्स्ट लाइन। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो बेटा, बट तुमसे ज्यादा जल्दी हमें है, बट वही वाली बात है, इतनी जल्दी फिर सही भी नहीं है ना। हाँ इसे जल्दी से नोट कर लो फटाफट, प्रोसीजर लिख लो इसका, प्रोसीड्यूर जिसे बोलते हैं। तुम लोग कॉपियां यहाँ आ रखी हैं, चेक करना। हो गया इतना? यस सर। चलो थोड़ा सा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा डिस्टिलेशन। ठीक है, ट्राई करते हैं दीक्षा, पूरा ट्राई करते हैं। अब आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन में क्या होगा, तो क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 यूनिट। मतलब अगर 25 यूनिट का बॉइलिंग डिफरेंस है तब हम लोग डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास मेटल है, ठीक है, और अपने पास इम्प्योरिटी है, अगर इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का कम से कम 25 यूनिट का डिफरेंस हो, यानी कि अगर इसका 50 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी आप इस मेथड को यूज कर पाओगे, या फिर इसका 50 होना चाहिए, इसका 25 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का यूज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। कब? जब क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 यूनिट्स। अगला क्या कह रहा है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो एक ही बात लिख दी, अच्छा दो बार एक ही बार लिख लेना। अच्छा कौन कौन से मेटल के लिए यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उन मेटल का यूज करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो, जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। तुम सबको पता होगा कि मरकरी एक मेटल है और रूम टेम्परेचर पे ये एक लिक्विड है, पता है सबको? यस सर। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे अपने पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, क्या बता रहे थे बेटा आप, हमने एक बच्चे ने क्या ऐड किया, नॉन मेटल में ब्रोमीन रूम टेम्परेचर, हाँ ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ब्रोमीन क्या है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, आयोडीन क्या है, ये आपका सॉलिड होता है। बिल्कुल सही, तुम लोगों को ये सब चीजें याद है तो हमें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें पी ब्लॉक हमने ही पढ़ाया है ना। हाँ चलो, अगर ये हो गया तो आगे आ जाओ। अब इसका प्रोसीजर क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, इसका भी डायग्राम नीचे बना रखा है, देख लो एक बार, देख लो, सिंपल सा बहुत ही ज्यादा है।
करना क्या होता है पहले एक बार इसे पढ़ तो लो, डन बोल दिया। डिस्टिलेशन में करते क्या है, देखो डिस्टिलेशन में ये करते हैं कि हमने सिंपल सा एक फ्लास्क लिया बड़ा सा, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर भैया जो भी अपने पास ओर है उसे क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है, फिर उसे हीट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्रूड मेटल इज हीटेड इन फ्लास्क, हम लोग क्या करेंगे, क्रूड मेटल को इस फ्लास्क में हीट करेंगे। कह रहा प्योर मेटल वेपराइज एंड सेपरेटली कंडेंस्ड इन अ रिसीवर। मेरी बात सुनो, हम लोग ऐसे मेटल की ओर का यूज करेंगे जिसमें जो मेटल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो भी अपने पास मेटल होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, मेरी बात सुनते रहना सब लोग, तुम नीचे वाला डायग्राम बनाना जो हमने बनाया है ना। ये वाला पे जा ही क्यों रहा, अभी हम तो अपना वाला भी दिखाएंगे, देखो सर आपके डायग्राम कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही है। आप दिखाई दे रहा है, हाँ जी। हाँ देख रहा हूँ, मेरी ड्राइंग देख रहा हूँ, हल्के में ले रहा हूँ, तो मैं देखो अब सही है। यस सर। देखो पहले एक बार समझ लो, फिर नोट फिर बना लेना। सीधी सी बात है, एक बर्नर लगाओ नीचे और बर्नर के बाद एक फ्लास्क बना दो। इस फ्लास्क में हम मेटल का ओर यूज कर रहे हैं, और वो ओर कैसी है, मेरे पहले मेरी बात सुनो, ओर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो कम होगा। तो ऑब्वियसली बात, जब आप हीट करोगे तो इम्प्योरिटी फ्लास्क में रह जाएगी, और जो मेटल है वो भैया बॉयल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद हमने ये रिसीवर लगा रखा है, तो इस रिसीवर से क्या करेंगे, हम लोग उस मेटल को ऐसे 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 करके इसमें लेते जाएंगे और यहाँ पे ऐसे आके गिरा देंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, यही तो तुम्हारा प्योर मेटल है, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा प्योर मेटल है। और इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो सब होगा, उसे हम यहाँ से क्या करेंगे, वाटर को निकाल देंगे, यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है, बस यही है, ठीक है। और क्योंकि हम ठंडा वाटर इसलिए देंगे ताकि क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, जल्दी से क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बस यही चीज है, समझे। तो बहुत छोटा सा डायग्राम है, ये वाला देखो तुम लोग, ऊपर वाला देखो ही मत, सिर्फ ये वाला डायग्राम देखो। क्या करना है, एक ऐसे स्टैंड लगाओ, स्टैंड से एक इस पे ऐसे प्लेट रखो, प्लेट के ऊपर ये मटका रखो, मटके पे इधर ऐसे रखो, नीचे एक बंडल लगा दो, और यहाँ पे क्या करो, रिसीवर लगा दो। इनकी बस जो लेबलिंग है वो अच्छे से कर देना। थर्मामीटर क्यों लगाया, थर्मामीटर लगाया है ताकि हम उसका टेम्परेचर देखते रहें कि कितने, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जो मेटल है उनका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, तो हम लोग उतने पे ही क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो जैसे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट आप अचीव कर लोगे, वैसे ही क्या होगा, मेटल बॉयल करना चालू करेगा, और मेटल को क्या करेंगे, इस रिसीवर से ऐसे करके, यहाँ से ये जो रिसीवर है यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे, मेटल आके पूरा तुम्हारा यहाँ पे ऐसे आके गिर जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, जो गर्म पानी है, मतलब गर्म जो वाटर की वेपर्स उसे यहाँ से निकाल दें, कूल वाले को डालेंगे ताकि क्या हो, जल्दी से ये कंडेंस हो जाए, बस यही है, समझे। सर प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड देख लो, ये वाला हो गया बेटा, यस यस सर। सर। ये वाला देख लो, इसमें क्या नोट करना है कर लो, डन सर। ठीक है। ठीक है, एक बार डायग्राम इसका और देख लो, कुछ नहीं करना है, बस एक स्टैंड बनाओ, एक प्लेट, उसके ऊपर एक मटका, नीचे एक बर्नर, और क्या करो, इसे रोक दो एक स्टैंड से, ठीक है। लेबलिंग बस ध्यान रख लो, लेबलिंग तुम्हें कैसे करनी है। और इसका मतलब मेथड क्या है, मेथड बहुत सिंपल है, एक ऐसी और उठानी है जिसमें मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो हम जैसे मान लो, वही वाली बात है, 100 डिग्री है टोटल, तो अगर मान लो 100 से समझा रहे हैं कि अगर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पे मेटल तो वेपराइज होने लगेगा, इंप्योरिटी नीचे रहेगी। इंप्योरिटी कब तक नीचे रहेगी, 100 तक, हम तो 40 पे बॉइल कर दे रहे हैं। तो अगर 45 भी कर दिया तो जितना मेटल है सबका सब वेपर हो जाएगा, और जैसे वेपर होगा इधर से हम खींचे ले रहे हैं, ये जो कंडेंसर लगा है इसका हम क्या काम, इससे हम मेटल को खींच ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा वेपर्स की फॉर्म में, यहाँ पे आके उसे ठंडा कर लेंगे, फिर सॉलिडिफाई कर लेंगे, खत्म। यही है बस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। चलो, हो गया बेटा इतना, यस सर। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। फिर आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की अगर बात करें बेटा, वैसे तो हम तुम्हें से बहुत डिटेल से समझाते हैं, बट क्योंकि तुम लोग, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या है, देखो भैया सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, पता ही होगा तुम्हें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा एक क्या होता है, कैथोड, एक क्या होता है, एनोड। कोई बताना चाहेगा कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, बताओ बेटा। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज। कौन, किसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसने पढ़ा बेटा आपको, राधिका मैम। उनके उनके सामने धोखे से भी ये मत कह देना कि एनोड पर निगेटिव या फिर पॉजिटिव, या फिर कैथोड पे निगेटिव या फिर पॉजिटिव होता है। आप चार्ज के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड है, कौन सा आपका कैथोड है, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, याद रखना जिंदगी भर। इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, और एक फॉर्मूला जो लिखवा रहे हैं वो लिखो कहीं पे, लिखो एन ऑग्स रेड कैट, रेड कैट। एन का मतलब क्या होता है बेटा, एनोड, ऑक्सीडेशन।
और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और कैट का मतलब क्या होता है, कैथोड। दुनिया की कोई भी रिएक्शन है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ये याद करो, बस बात खत्म। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, बस। और कुछ भी ये चार्जेस वगैरह नहीं याद करने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिखो, एनऑक्स रेड कैट, सही से लिख देते हैं उनको। और आज के बाद कभी किसी भी टीचर के सामने ये मत कहते ना कि इस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें चार्जेस अलग होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्जेस अपोजिट हो जाते हैं। तो अगर तुम चार्जेस के बेसिस पे बता रहे हो तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कायदे से लिखो, एन ऑक्स, एन ऑक्स, यहाँ पे लिखो रेड कैट, ठीक है। फिर से लिख लो, एन का मतलब होता है एनोड, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, कैट का मतलब होता है कैथोड। मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। बस ये याद रखो आज के बाद, ठीक है। चलो लिख लिया बेटा इतना, यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसे हटा देते हैं। अब पहले तो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम इसे यूज कर पाए अच्छे से। ठीक है, अब सही है। देखो अगर हम क्या करें, मान लो एक ऐसे बीकर लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा, एक एनोड होगा एक कैथोड, लेकिन तुम अभी देख के नहीं बता सकते, वो तो हम जब रिएक्शन होगी तब बता सकते हैं कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड। और हमेशा ऑलरेडी बैटरी लगा दे रहे हैं, तो जब तुम बैटरी ऑलरेडी लगा दो तो ये कौन से सेल हो गए बेटा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गए, पहली चीज तो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सोल्यूशन भर दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मान लो इसके अंदर जो भी सोल्यूशन है वो सॉल्ट है ना। इलेक्ट्रोलाइट जनरली सॉल्ट है, तो सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब होता है एम पॉजिटिव, या फिर कुछ और ले लो, चलो कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम HOH ले लेते हैं, HOH, ठीक है। तो इसे जब तुम तोड़ोगे तो बेटा H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ठीक है, समझते रहना। अब क्योंकि इस वाले, अच्छा पहले तो एक चीज बताओ बेटा, ये जो बैटरी का साइन है इसमें ये पॉजिटिव बड़े वाले और छोटे वाले, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा वाला जो डंडा होता है जिसमें पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है, सर पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। उसका मतलब क्या बेटा, मीनिंग क्या है उसका। सर पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सर नेगेटिव की तरफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। बिल्कुल सही। अब देखो बिल्कुल सही आंसर आया। देखो अगर ये बैटरी लगी है और इस बैटरी में एक ये बड़ा डंडा ऐसे लगा हुआ है, एक ये छोटा डंडा लगा हुआ है, और बड़े डंडे पे आपने जनरली देखा होगा कि हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे निगेटिव लिखते हैं। मान लो अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी है, अजय, मान लो अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी वैल्यू कितनी है, 50, और नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 50 का। मतलब जो नेगेटिव वाला है वो 0 है, और हाईएस्ट कितना है आपके पास, पॉजिटिव है। तो इस प्लस माइनस का ये मतलब होता है, प्लस माइनस का मतलब है कि अगर 50 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस वाले पे 50 वोल्ट है पोटेंशियल, और निगेटिव वाले पे 0 वोल्ट है, तभी तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। समझे कि नहीं समझे, ये चीज है। चलो फिलहाल तो अभी के लिए इतना देखो कि अगर हमने क्या करा बेटा, ये बीकर, ये डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में हमने इस वाले को पॉजिटिव से निगेटिव समझ गए, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर पूरा चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर पूरा चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले को, इस वाले को पॉजिटिव से जोड़ा, इस वाले को नेगेटिव से जोड़ा है। अब HOH के अंदर H पॉजिटिव H निगेटिव होगा, मतलब ये हम कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर एक H पॉजिटिव होगा एक OH निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो Yes, अगर ये sir. वाला निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला इस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, और निगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. इसी चीज को हम लोग बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि हम जब क्या करें, हम लोग क्या करें, एक बीकर लें, बीकर में हम क्या करें, दो इलेक्ट्रोड लगा दें और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले इलेक्ट्रोड को पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोड को पूरा निगेटिवली चार्ज कर देगा। और तुम्हारे पास जो भी मेटल होगा, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पहली बात तो ध्यान रखो, मेटल का नेचर कैसा होता है, मेटल कैसे होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मेटल जनरली पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो मेटल किस फॉर्म में रहेंगे, M+ के आयन में,
है ना, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो यार यहाँ तक कि एक बार बताओ, हाइड्रोजन, अच्छा बताओ क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाता है, कहो हाँ, क्या हाइड्रोजन निगेटिव बनाता है बेटा? तुम लोगों ने कभी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखा है जिंदगी में अभी तक? No, sir. हम तुम्हें दिखाते हैं। कभी तुम लोगों ने सोडियम हाइड्राइड के बारे में सुना, NaH के बारे में? यस सर। तो बेटा क्योंकि जो तुम्हारा NaH है इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्राइड, और यहाँ पे सोडियम जितने भी मेटल है बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, उस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल तो है नहीं, लेकिन सोडियम तुम्हारा मेटल, और मेटल कैसे होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो उस केस में हाइड्रोजन तुम्हारा कैसा होता है, H निगेटिव, यानी कि हाइड्राइड भी बनता है, ध्यान रखना, H पॉजिटिव भी बनता है, H निगेटिव भी बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यार मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन तक को निगेटिव कर देते हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर तुम एक कोई और डालोगे तो और के अंदर क्या होगा, और के अंदर मेटल तो M पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, तो वो क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल पर जाके ऐसे क्या करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ऐसे की ऐसे यहाँ पे पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो यानी कि मेटल क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे चिपक गया, हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड को ऐसे बाहर निकाल, जैसे इलेक्ट्रोड है इसे ऐसे बाहर निकाला और उससे क्या करेंगे, ऐसे करके पूरा मेटल को छुटा लेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द चार्ज। लिखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ, इम्प्योर मेटल कहाँ जाएगा, एनोड पे, ठीक है, प्योर मेटल कहाँ जाएगा, कैथोड पे, ठीक है, बस वही लिखा हुआ है सब कुछ, फटाफट जल्दी से नोट कर लो किस किस के लिए यूज करते हैं। यही तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। Done, sir. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से मुझे एक चीज याद आई, मुझे बताओ तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखो तुम्हें एक चीज यहाँ पे जल्दी समझाते हैं। जब बेटा ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, हम लोगों की केमिस्ट्री की शुरुआत ही नहीं हुई थी, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जब हमें पास केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई थी, थोड़ा जूम कर ले और हो जाएगा क्या, बस ठीक है, तो इतना पेज मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास केमिस्ट्री की बेटा स्टार्टिंग हुई थी, हमें केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, हमारे पास केमिकल्स तो बहुत पड़े थे, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं याद करना चाहिए, ठीक है। उन दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बेटा एक बीकर लिया, इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा, ठीक है, अब सही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसे बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में क्या करा, उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, इस बीकर में उन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इस बीकर के अंदर उन्होंने क्या करा, एक सॉल्ट भर दिया, सॉल्ट कह दो या फिर इलेक्ट्रोलाइट कह दो। तो इस बीकर के अंदर उन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भर दिया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट था कौन सा, ये इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये जो रॉड लगाई थी किसकी लगाई थी बेटा, Zn की रॉड लगाई थी, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ बेटा ये कि इन्होंने क्या करा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इन लोगों को कुछ यहाँ पे अजीब सा डायग्राम देखने को मिला। डायग्राम कैसा देखने को मिला, डायग्राम इन्हें ऐसा देखने को मिला कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो तो ऐसे ही था, और ये जो जिंक की रॉड थी ऐसे गल गई थी, ठीक है, Zn की जो रॉड थी ये ऐसे गल गई थी, बाकी ये सोल्यूशन वैसे का वैसे, ठीक है। और कुछ चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, पहला क्या ऑब्जर्व किया, पहला इन्होंने करा कि जो Zn था उसका जो वेट था, वेट वो डिक्रीज हो गया, Zn रॉड का जो वजन था वो कम हुआ। दूसरा इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो कॉपर सल्फेट होता है पहली बात तो ब्लू कलर का होता है, तुम्हें अगर नहीं पता तो ब्लू कलर जो था वो फेड हो गया था, ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा हो गया था, फेड हो गया था कॉपर सल्फेट का। तीसरा इन्होंने क्या देखा, तीसरा इन्होंने देखा कि ये जो बॉटम है इस पे रेड कलर का पीपीटी दिखा, रेड पीपीटी दिखा। और चौथा क्या था, इस पूरे ओवरऑल जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो गया। तो इससे इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इससे इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रही है तगड़ी वाली, ठीक है। और वो रिएक्शन क्या हो रही है, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि Zn, तुम्हें एक बार बताते हैं कि जितने भी दुनिया में मेटल है वो क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में आते ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं। फिर से सुनो, दुनिया में जितने भी मेटल है वो एक्वस मीडियम में जैसे ही आएंगे वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि Zn को जैसे ही आपने एक्वस मीडियम में डाला, ये क्या कर रहा था, अपने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में। अब सोच के देखो Zn दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है भैया, एक बार बताओ, जैसे सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप क्या लिखते हो 2,8,1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जिसका दो इलेक्ट्रॉन निकाल के हो रहा होगा वो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसका मतलब Zn क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था। अच्छा दूसरी बात, जितने भी दुनिया में सॉल्ट है बेटा वो कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सॉल्ट हमेशा आयनिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि CuSO4 किस फॉर्म में होगा, Cu2+ SO4 निगेटिव, यानी कि कॉपर सल्फेट में ये जो कॉपर और सल्फेट है वो आपके इस फॉर्म में रहते हैं, आयनिक फॉर्म में। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो तुम्हारा न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अरे तुम दो जहां पर
किसी दूसरे के मारो, वो जहां पर तुम्हारे मार दे, तो बात तो बराबर हो गई, फिर काहे की लड़ाई। तो इसका मतलब इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, तो पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, बट इसके अंदर Cu रहेगा इसी फॉर्म में। तो हो क्या रहा था कि भैया Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और कॉपर ऑलरेडी कॉपर 2+ में था कि नहीं था। तो वो क्या कर रहा था, जो Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा था किसमें, कॉपर में। तो तुम एक बात बताओ, Zn से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस सर। तो अगर हम क्या करें, इस वाले सॉल्यूशन के, यहाँ पे कॉपर है, अगर इस वाले सॉल्यूशन को और Zn को अगर हम एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें और यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, तो कहने का मतलब Zn से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = क्या होता है, Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने में उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि देखो उन्होंने तो सिर्फ इतना करके छोड़ दिया था, उन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट भरा, उसमें एक रॉड लगा दी और उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अपने आप ही Zn से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। मतलब अगर बीच में तुमने बल्ब जला दिया, तो वो बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ। तो बल्ब जल गया। तो उन्होंने से क्या हुआ था, एक तरीके से धोखे से एक उनकी डिस्कवरी हो गई कि केमिकल एनर्जी को उन्होंने जाने जाने में कन्वर्ट कर दिया था किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी गई, समझे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत है। खैर तो तुमने पढ़ी रखा है चैप्टर, तो तुम्हें तो पता ही होगा सब। चलो हाँ, ये इतना नोट कर लिया था बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जल्दी बताओ। यस सर। किसी का अगर रह गया तो Yes, जल्दी से sir. स्क्रीनशॉट मारो, अगर किसी का रह गया तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मारो, नहीं तो आगे चल, ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो जोन रिफाइनिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से सब लोग मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मान लो ये कोई एक मेटल की रॉड है, अब इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है और इसके अंदर क्या है, मेटल भी है। लेकिन मान लो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, या तो उसका क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो, या तो इसके अंदर जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। एक ये रॉड है, इसके अंदर मेटल भी है, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है। तो हम कह रहे हैं किसी भी एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। हम करेंगे क्या, हमने ये रॉड ली, देखो इधर ये रॉड ली, और हमने क्या करा, इसके चारों तरफ बेटा, कोई मेरे पास कुछ मिल भी नहीं रहा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, लोग हम तुम्हें लेकिन दिखाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अपनी घड़ी का यूज करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, कोई कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा वंशिका, तुम्हें ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें तो बहुत ही बोरिंग लगता है। देखो मान लो अपने पास ये घड़ी देख रहे हो, वैसे तो ये रिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही, लेकिन तुम ऐसा एज्यूम कर लो कि ये रिंग है, एक रिंग की टाइप, और ये क्या है, एक हीटर है, हीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये मेटल, ये जो रॉड है, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी, इसके अंदर मेटल भी है, तो हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर से ऐसे पास कराएंगे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर से पास कराएंगे। अब मेरी बात सुनना, ये हीटर है, ये क्या है, हीटर, तो ये क्या करेगा, इसे हीट करेगा। अब मान लो इम्प्योरिटी है इसके अंदर, तो इम्प्योरिटी ऐसे ऐसे पिघलना चालू हुई, पिघलते 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 एकदम ऐसे यहाँ पे कॉर्नर पे आ गई, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम था। तो इम्प्योरिटी ऐसे इधर, जब हमने इसे हीटर दिखाया, ऐसे करके हीटर दिखाया, तो यहाँ से पिघलना चालू हुई इधर के लिए, इधर जैसे जैसे हीटर ऐसे बढ़ाते गए, वैसे जैसे इम्प्योरिटी ऐसे फ्लो होती गई, होती 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 यहाँ तक आ गई। फिर हमने क्या करा, उसे यहाँ से कट कर दिया, इम्प्योरिटी अलग मेटल अलग, खत्म बात। इसे बोलते जोन रिफाइनिंग, समझ में आया। कोई बहुत बड़ी बात थी क्या। थैंक यू वंशिका। देखो बस यही है कि हमने क्या करा, एक रॉड ली, और रॉड को देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी आर मोर सॉल्युबल देन मेटल। मतलब तुम्हारे अंदर, इसके अंदर ऐसा तुम और यूज करोगे जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें इम्प्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए। तो अगर इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसे रिंग से ऐसे ऐसे पास कराएंगे, तो ये मेटल क्या करेगा, ऐसे पिघलना चालू करेगा, करते 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 यहाँ तक आएगा, एंड तक बिल्कुल जाएगा, पिघलते पिघलते, और जहां पे जाके कलेक्ट हो जाएगा वहीं से काट देंगे उसे, और जैसे काट देंगे तो इम्प्योरिटी अलग मेटल अलग। ये होता है आपका जोन रिफाइनिंग, जल्दी से नोट करो इसे। कर लिए बेटा। सब जल्दी से नोट कर लो बेटा, हाँ कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक, इसे थोड़ा छोटा कर दे, नीचे बिल्कुल लिखा है, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि बेटा जो जोन रिफाइनिंग है उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी जो है वो डिसॉल्व होती है, और जो तुम्हारा लीचिंग होता है उसमें क्या होता है, जो मेटल है वो डिसॉल्व होता है। तो लीचिंग में और इसमें तुम्हें डिफरेंस पता चले।
ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग, तो लीचिंग और जोन रिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है कि जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज जो है उन्हें डिसॉल्व करते हैं, काट के किनारे कर देंगे, लीचिंग में होगा मेटल डिसॉल्व। जल्दी से नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना गंदा सा, ठीक है। Done, sir. ठीक है, चलो सबका हो गया ना बेटा, सबका हो गया, यस Yes, sir. रह गया, कर लो बेटा, आप भी कर लो। पता है ये चैप्टर आसान तो है लेकिन थ्योरी बहुत है भैया, मतलब माथा बच्ची है इसमें, मतलब है तो बढ़िया चैप्टर है, मतलब ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो समझ में ना आ रहा, वो तो है हम भी मानते हैं, लेकिन यार इतनी थ्योरी हमसे पढ़ी नहीं जाती, पता नहीं क्यों Done, ना sir. पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब उस वाले में से रहे कि थोड़ा जल्दबाजी में, मतलब इतना टाइम नहीं दे पाएंगे एक चैप्टर, अपनी जब हम पढ़ाई करें तब के हम बताते हैं। फिर आता है भैया वेपर फेस रिफाइनिंग। ठीक है, जरा एक बार वेपर फेस रिफाइनिंग को डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है। देखो वैसे तुम अगर पढ़ लो तब भी काम चल जाएगा, बट ठीक है। देखो सीधी सी बात है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल कंपाउंड। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, विच कैन इवापोरेट इजिली। पहले भी तुम्हें हम बता चुके हैं कि लिक्विड और सॉलिड में बात करें तो लिक्विड क्या है वोलाटाइल, सॉलिड क्या है नॉन वोलाटाइल, क्योंकि लिक्विड क्या होगा आसानी से इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलाटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल। उसके बाद क्या करेगा, डिकम्पोज होकर प्योर मेटल को देगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन देखो, जैसे हमने क्या करा, निकल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करके NiCO4 एक हमने वोलाटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब निकल के अंदर इंप्योरिटी थी, हमने उसकी रिएक्शन CO से करा के एक कंपाउंड बनाया। देखो निकल तुम्हारा सॉलिड है, अब सॉलिड चीज तो वोलाटाइल होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट हमने क्या करा, हमने इसकी CO से रिएक्शन करा दी। अब जो कंपाउंड बना उसके अंदर निकल प्रेजेंट है और ये कंपाउंड कैसा वोलाटाइल है। फिर क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे 470 डिग्री सॉरी 470 केल्विन पे हीट कर देंगे, ये हाई टेम्परेचर हुआ, तो तुम्हें जो निकल मिलेगा वो तुम्हें एकदम प्योर मिलेगा और तुम्हारे कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो बाहर निकल जाएंगे एकदम गंदगी के साथ। समझे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर फेज रिफाइनिंग। मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, मेटल को लेंगे किसी अदर ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा के उसे क्या करेंगे, वोलाटाइल बनाएंगे। वोलाटाइल का मतलब जब वो वेपर हो सके, वेपराइज हो सके, फिर क्या करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपकी इंप्योरिटी सारी वेपराइज हो जाएगी, मेटल आपका बच जाएगा। ठीक, नोट कर लो, ये आपकी वेपर फेज रिफाइनिंग लिखा हुआ है कि कौन कौन से जल्दी जल्दी हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो मॉन प्रोसेस यूज करते हैं, दूसरा वॉन आर्कल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं, जल्दी करो। अब सही है, नोट कर लेना, रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। हो गया बेटा, सबका हो गया क्या? No, sir. डन सर। मोहम्मद उमर बेटा, आपके पास इसका वो होगा, क्या कहते हैं, क्या होगा इसका लिंक होगा ना, आप सर से अपने लिंक मांग लो, कोऑर्डिनेटर के जो आपके हैं उनसे आप लिंक मांगो, आपको पूरा इसके जो प्रॉपर नोट्स है उनका लिंक मिलेगा, सारे चैप्टर के वहाँ पे नोट्स आपके अपलोडेड जितने पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वहां से ले लो। इसका हम यहाँ पे चैट में भेज नहीं सकते, मुझे नहीं पता, एक्सेस नहीं है मेरे पास उसका भी। हाँ, आप एक बार सर से बात करके कहना सर मुझे उसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दीजिए जिसमें नोट्स अपलोड है, तो उसमें तुम्हें सारे जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा दीक्षा तुमने भेज भी दिया, ठीक है दीक्षा, थैंक यू बेटा। मोहम्मद दीक्षा ने भेज दिया, चाहो यहाँ से आप चेक कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेपर फेज में दो प्रोसेस है, एक तुम्हारा मॉन्ड प्रोसेस है और एक तुम्हारा क्या है, बॉन्ड आर्कल मेथड, दोनों के करके जल्दी देखो। ठीक है, तो मॉन्ड प्रोसेस तो यही वाला हो गया जो हमने तुम्हें यहाँ बता रखा है, यानी जो रिएक्शन लिखी तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है, मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना ऊपर मॉन्ड प्रोसेस, ध्यान से, ये जो रिएक्शन लिखी मॉन्ड प्रोसेस की ही है, निकल के लिए यूज करते हैं। और दूसरा तुम्हारा कौन सा है, दूसरा तुम्हारा बॉन्ड आर्कल्स मेथड फॉर Zn एंड टाइटेनियम। ये जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करा था। क्या करते हम लोग सबसे पहले जिरकोनियम, सॉरी Zn नहीं, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जिरकोनियम के रिएक्शन I2 से कराएंगे और एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, हाई टेम्प देख रहे हो
2075 केल्विन हाई टेम्परेचर पे हीट करके तुम्हें यहाँ से जो जिरकोनियम मिलेगा तुम्हारा प्योर होगा एकदम, ये एकदम तुम्हारा प्योर होगा, बस खत्म। जैसा पीछे करा बिल्कुल वही है, बस ये अलग अलग मेटल की यूज करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे मॉन्ट प्रोसेस के लिए होता है तो निकल के लिए होता है, और तुमसे कोई वॉन आर्कल मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। बिल्कुल सेम वही चीज है। हम क्या करेंगे, पहले Zn की रिएक्शन, Zr की जिरकोनियम की रिएक्शन एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कराएंगे कि हमें वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स मिल जाए, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिससे वेपर्स निकल सके। फिर उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कराएंगे तो तुम्हारा Zr तुम्हें प्योर मिल जाएगा एकदम यहाँ पे प्योर फॉर्म में, और इम्प्योरिटीज तुम्हारी जो है निकल जाएंगी अलॉन्ग विद O2 एंड N2। ऐसे टाइटेनियम का देख लो, Ti अलग लिखा है, ये टाइटेनियम यहाँ लिखना, ठीक है, ये अलग आई से यहाँ पे, ठीक है। तो टाइटेनियम की रिएक्शन जब I2 से कराओगे फिर एक तुम्हारा वोलेटाइल कंपाउंड मिलेगा, उसे क्या करें हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, Ti मिल जाएगा, यहाँ पे लिखो TiS, Ti ये कुछ नहीं, ठीक है। और तुम्हारे I2 जो है वो अलॉन्ग विद O2 एंड N2 इम्प्योरिटी के फॉर्म में निकल जाएगा, बस सिंपल सा। डन सर। लास्ट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा बताया था, ये वाला ZrI4 जिरकोनियम आयोडाइड, यहाँ पे टाइटेनियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। चलो कर लिया बेटा नोट। सेम बिल्कुल मॉन्ड प्रोसेस की तरह है, बस ध्यान रखना कि जो मॉन्ड प्रोसेस है वो निकल के लिए यूज करा जाता है, और जो तुम्हारा वॉन आर्कल मेथड है ये तुम्हारा जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है, बस बात कर। तुम्हें बस मेटल अलग अलग है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस दोनों में सेम है, ठीक है। चलो हाँ भैया, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे, ठीक है। चलो आज राइटिंग गंदी है तुम लोगों की, आज तुम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा, कोई बात नहीं, आज सही कर लेना यार। ये बड़ा थ्योरी वाला चैप्टर था, इसीलिए मेरा मन नहीं था कि हमसे बहुत ज्यादा तुम्हें वो करवाएं, ठीक है। तो इसे आज कर लेना। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम एक बार फिर से करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, रिवाइज करा देंगे, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, बस तुम्हें छापना है, बाकी हमने तुम्हें समझा दिया है। नहीं तो एक बार इस वीडियो को फिर से यूट्यूब से देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है भैया। देखो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है मेटलर्जी का, देखो कुछ वही बातें जो अभी तक पढ़े कहा है उन्हीं को बस एक बार कंक्लूड करके लिखा गया है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। अभी हम लोग नहीं तो पढ़ा कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग बोलेंगे। यानी कि कोई मेटल ऑक्साइड है, हमने उसे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट उठा लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर दिया, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, स्मेल्टिंग। अगर हम लोगों ने बेटा रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम ले लिया तो क्या बोलेंगे, बताओ। अगर रिड्यूसिंग एजेंट हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड है ये, अरे अभी तो पढ़ाया। अगर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है और रिड्यूसिंग एजेंट अगर एल्युमिनियम ले लें तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गोल्ड स्मिथ। हाँ पूरा बताओ, गोल्ड स्मिथ थर्मिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मिक प्रोसेस। हाँ तो बस ये कंक्लूड करके उसी चीज को सब लिखा हुआ है, इसे चाहो एक बार नोट कर लो फटाफट। जो अभी तक हम लोगों ने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है उसे बस एक बार कंक्लूड करा है, लिखा हुआ है। क्या लगेगा, सम मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस इजीली व्हाइल अदर आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस इन एनी केस। भाई फालतू बातें जल्दी लिख लो, ठीक है। जो चीज अभी तक हम लोग पढ़ी है बस उसी को एक बार कंक्लूड करके इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चैप्टर का फिनिश करें। तो यहाँ पे इसके बाद एक बस पेज और देख लो, उसमें भी फालतू बातें ही हैं बस, ठीक है। नोट कर लो, उसका कोई काम नहीं है, आना भी नहीं पेपर से, और तुम्हारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक। लोग करेंगे डीएनए ब्लॉक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। उसमें ऐसे रूनापन नहीं है, मतलब है ना, तो वो पढ़ने में मजा आएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। चलो ओके भाई, चलो हो गया ना सबका बेटा, ये हो गया। यस सर। कर लो आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। वी हैव 7 मिनट टू गो, है ना। ये बस इसके बाद एक पेज और है और ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश, ठीक। चलो भाई, देखो ये बेटा नोट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लाइन पढ़ लेना। स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन, मतलब थर्मल रिडक्शन का मतलब अगर आप हीट करके किसी चीज का रिडक्शन कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन इसे याद कर लेना। पल्लवी, ओके पल्लवी डर। चलो भाई आगे आ जाओ, थोड़ी सी बातें ये हैं, ये लिख लो फटाफट जल्दी से, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। गिब्स एनर्जी क्या होती है तुम्हें ऐसे बता देते हैं, देखो इसमें इसे लिखने की जरूरत भी नहीं, मतलब तुम तो लिख लो लेकिन एक बार समझ लो। देखो मान लो, इधर देखो मेरी तरफ, पहले समझ लो फिर लिखना जल्दी से।
मान लो कि तुम जो है बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी 80 साल एज है और तुम्हारे पास यार 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, और एकदम से तुम्हारा एकदम क्या अंदर से वो जागा कि हम सब डोनेशन दे देंगे, सब पूरा डोनेशन दे देंगे, ठीक है। खूब ध्यान सुनना कि हम अब दान करेंगे, तुम्हारे अंदर ऐसी भावना आई कि हम दान करेंगे। पहली बात तो अगर तुम 80 साल के हो, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए, तो बेटा तुम्हारे पास मैनेजर तो हो गई एक, तुम मैनेजर रखे होगे पहली चीज, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारे पास एक मैनेजर है और तुम्हें एकदम से 100 करोड़ रुपए दान करने की एकदम से चुल्ल मची है, तो मैनेजर तुम्हें क्या समझाएगा? अगर ये एक अच्छा तुम्हारा एक शुभ चिंतक है, तुम्हें क्या बोलेगा कि देखो बड़ो ऐसा है कि 100 के 100 करोड़ रुपए सारे डोनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 100 के 100 करोड़ रुपए हैं तुम्हारे पास और तुमने सबके सब डाउनलोड कर मतलब डाउनलोड करे डोनेट कर दिए, तो तुम तो अनस्टेबल हो गए ना भैया। तुम क्या रोड पे आ जाओगे कल को? तुम्हारी अगर एकदम से मेरी सैलरी कहाँ दो, पहली बात तो मैनेजर कहेगा, और दूसरी बात कल को बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो हॉस्पिटल क्या कैसे ले जाएंगे भैया? 100 करोड़ रुपए थे वो सब तुमने डोनेट कर दिए, तो क्या कहेगा? ऐसा करो कि भैया ऐसा करो, ज्यादा ही तुम्हें चुल्ल मची तो तुम ऐसा करो 70 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, बहुत बड़ा अमाउंट है, और 30 करोड़ रुपए यार बचा लो, क्योंकि तुम देखो चलोगे 4 ही 5 दिन है ना, 80 साल का वही हो, या कह दो 5-6 साल चलोगे, तो 30 करोड़ रुपए अपने लिए बचा लो फॉर दैट कि भैया थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे लाइफ में, कभी एकदम से जरूरत पड़ जाए तो रुपए हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये कोई भी कंपाउंड सिर्फ उतनी ही एनर्जी को निकाल सकता है जितनी एनर्जी को निकालने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ना जाए, या फिर रेस्ट एनर्जी जिसकी वजह से वो स्टेबल है, उसी एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। मतलब ये जो 30 करोड़ रुपए बचे हैं यही गिब्स फ्री एनर्जी है। मतलब जैसे मान लो कोई कंपाउंड है और इसके पास 100 जूल एनर्जी है, बट अगर इसने 100 की 100 जूल एनर्जी दे दी तो ये तो अनस्टेबल खत्म हो गया कंपाउंड, तो ये क्या करेगा? सिर्फ 70 जूल देगा। ये एक तुम्हें हम एक थ्योरेटिकल बात बता रहे हैं, और इसके पास 30 जूल बच गए, ये दे ही नहीं सकता। क्यों? अगर इसने 30 जूल भी दे दी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जितनी एनर्जी को रखता है अपने पास, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। और नया ना याद है तो बुढ़े वो बुढ़ा वाला एग्जांपल याद कर ले, समझ आ जाएगा। जल्दी नोट कर लो फटाफट। Yes, sir. ठीक है, बस यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। मतलब उतनी एनर्जी वो छोड़ ही नहीं सकता जिस वजह से उसे काम करना है, अगर वो भी वो निकाल देगा तो फिर काम हो गया बेटा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नोट कर लो ये जल्दी से। ठीक है, ज्यादा होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चन करके हम तुम्हें एक बार इसे और एक्सप्लेन कर लेंगे। मुझे नोट कर लो, हम चाह रहे हैं नोट करने वाला ना बचे। ठीक है, डेल्टा जी का फॉर्मूला पता ही होगा तुम्हें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस Done, sir. टॉपिक का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक पेज बेटा और ये रहने दो, ये फालतू बात रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, ये नहीं लिखना है बस। sir. हाँ, ये वो रिएक्शन लिखो मत लिखना। ठीक है, यहाँ तक लिख लो और ये तुम्हारा चैप्टर बेटा जो है वो इसी की बात कंप्लीट हो जाती है। ठीक, बस खत्म बात। यहाँ पे मेटलर्जी अपना बेटा पूरा फिनिश हो गया। अब चाहो तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन कर लो, चाहो तो डीएनएफ स्टार्ट कर लो और फिर हम लोग डीएनएफ खत्म करके उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा बताओ आप लोग। क्यों भाई, क्या करना चाहिए हमें? चलो क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, हाँ वंशिका समझ गए, 2-4 बच्चे, हाँ प्रतिभा खत्म हो गया बेटा। अब ऐसा कर लो, अब इसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को, अगर उससे पहले कोई क्लास पड़ी तो उसमें, नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे इसके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, और जो बचा हुआ जो भी इसमें मतलब बचा तो कुछ है ही नहीं, इसे एक बार और आपको समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाए क्या करना है यार, बस बात खत्म। बाकी इस चैप्टर को पढ़ के रखना आप अच्छे से, ठीक है। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ट्यूसडे को। ठीक, तो ठीक है, इस चैप्टर के बाद पहले क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके जतिन, स्मिता, बाय। तो ठीक है, बाय 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 सर। Sir. बाय sir. बाय बाय, टाटा, बाय बेटा, Bye bye. बाय बेटा, बाय।